हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सेगमेंट में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए फैक्ट सीरीज। दोस्तों, ये वीडियो प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के मध्य अपलोड कर दिया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं किया है तो कर लिया है तो बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर दो और अन्य सेगमेंट भी चलते हैं, जिसमें से सुबह 10 से 10:30 बजे के मध्य 11 बजे के मध्य एक वीडियो अपलोड किया जाता है, जो कि मेंस की राइटिंग की प्रैक्टिस कराता है। और सुबह 6 से 7 बजे के मध्य अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के जनरल स्टडी के बारे में बात करता है, जनरल नॉलेज के बारे में बात करता है। वहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया जाता है। तो ये तीनों वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर वीडियो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे 5 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसमें से पहला रहेगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा रहेगा वेरेली योजना क्या है ये समझेंगे, तीसरा रहेगा यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की जो 100वीं जयंती मनाई जा रही है तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। चौथा रहेगा यहाँ पर उन्नयन भारत अभियान 2.0 क्या है। फिर हम पांचवा पढ़ेंगे बोको हराम, एक संगठन है, ये संगठन आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है। तो इन सब तो 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, या यूँ कहें कि सुंदरबन नेशनल पार्क, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, सुंदरबन डेल्टा में स्थित है। ये बाघ एवं जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, मतलब यह एक प्रोटेक्टेड एरिया है एनिमल्स के लिए। तो देखिए, ये हमारा भारत का हिस्सा है और ये बांग्लादेश का हिस्सा है। तो ये भारत में भी आता है और बांग्लादेश में भी आता है। तो ये पूरा का पूरा आप जो कलर देख रहे हैं यहाँ पर, यही पूरा सुंदरबन क्षेत्र है। आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बड़े मैप में कि किस प्रकार से दिखाई देता है, किस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र आता है। तो देखिए, इसकी जो कुछ मतलब मुख्य क्षेत्र को भारत की तरफ से 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लेकर के आया गया था तब इसको यहाँ पर प्रोटेक्टेड किया गया। फिर वर्ष 1977 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 4 मई 1984 को राष्ट्रीय वन्य उद्यान इसे घोषित कर दिया गया, मतलब राष्ट्रीय पार्क इसे घोषित किया गया कब? 1984 में। फिर यह उद्यान लगभग 1355 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा हेलोपाइटिक मैंग्रोव वन स्थित है, मतलब ये पूरा जो क्षेत्र है ये मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, माना जाता है विशेष प्रकार से। पूरे विश्व का सर्वाधिक जो मैंग्रोव है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव एक प्रकार का कह सकते हैं पानी में उगने वाला एक पौधा होता है। तो ये दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे देखिए, जैसे ये पानी है, ये पौधा है, तो जब ये पौधा होता है इसकी टहनी ऊपर जाती है, फिर पानी में आती है, फिर ऊपर चली जाती है। तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता है। ये आप जब देखेंगे गूगल पे इसके वीडियोस देखेंगे, फोटोज़ देखेंगे, तो आपको वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आप मैं बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर देखिए, यहाँ जीव जंतुओं की लगभग 2487 प्रजातियाँ हैं। बहुत ही ज़्यादा ये वर्सेटाइल टाइप का फॉरेस्ट है ये। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एनिमल है वो है यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ की जलीय परिस्थितियों के अनुकूल है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर तैर भी सकता है आराम से पानियों में। फिर अन्य जीव की बात करें तो यहाँ पर एशियाई छोटे पंख वाले उदबिलाव, गंगा डॉल्फिन, नेवला और रीसस बंदर पाए जाते हैं। पक्षी प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पर 356 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। इसमें से ऑपरे है, यहाँ पर ब्राह्मणी चील है, फिर श्वेत पेट वाला समुद्री बाज है यहाँ पर, फिर गुलाबी सिर वाला तोता है, फ्लाई कैचर है, बॉर्बलर्स है और किंगफिशर है। ये यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। तो ये तो एनिमल्स की बात हो गई। यदि हम बात करके सुंदरबन का डेल्टा की बात करें तो यहाँ पर सुंदरबन का जो डेल्टा है वो भारत एवं बांग्लादेश में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिसमें से आप देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्र था, हमने बात करा कि लगभग 1355 किलोमीटर का क्षेत्रफल भारत में फैला हुआ है, उद्यान का है खास कर ये। 10,000 का जो यहाँ पर क्षेत्र है इसमें फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 104 द्वीप है, मतलब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप ये देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ये क्या है, ये सभी द्वीप है ये। तो इन द्वीप में लगभग बात करें तो यहाँ पर कितने द्वीप है? 104 इसमें द्वीप आते हैं। यह डेल्टा पाए जाने वाले मतलब सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है ये। तो यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम भी सुंदरबन रखा गया है। फिर भारतीय क्षेत्र में विस्तृत सुंदरबन बंगाल टाइगर के उत्तर तथा दक्षिण 24 परगना जिले के 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। तो ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये 24 परगना है विकास खंड, इसको 24 परगना विकास खंड कहा जाता है, जो ये आप हिस्सा देख रहे हैं। इसी वजह से, और ये 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। तो ये भी आप इस रख सकते हैं, याद रख सकते हैं अगर आप मतलब बंगाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। फिर
पश्चिम बंगाल, इसके बाद पश्चिम बंगाल का विशेष प्रकार का क्षेत्र है। 24 परगना एक जिला भी है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, पॉलिटिकल कारण से भी न्यूज़ में रहता है। फिर भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में डाला गया है, जो कि नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में इंगित किया गया है। तो ये था सुंदरबन। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक जो कि है यहाँ पर वैरेली योजना। तो देखिए वैरेली योजना क्या है। देखिए क्या है कि जो गूगल की सहायक कंपनी है वैरेली, उसने मतलब जो अमेरिका की सरकार है को कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस है, उस महामारी से, जिसे पैंडेमिक कहा गया है, एक महामारी घोषित किया गया है, उससे निपटने में मदद करेगी। वो किस प्रकार करेगी, तो देखिए इसके कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो उसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए वैरेली की देखरेख में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक वेबसाइट विकसित की जा रही है, जो कि किसी संक्रमित व्यक्ति को उसके आसपास के सुविधाजनक स्थान पर परीक्षण की सुविधा से संबंध जानकारी प्रदान करेगी। जब अगर कोई व्यक्ति ग्रसित हो गया तो उस वेबसाइट से जाकर के जानकारी प्राप्त कर लेगा कि उसके नियरेस्ट में कौन सा मतलब आइसोलेशन सेंटर है, या कहाँ जाकर के वो अपने आप को सुरक्षित रख सकता है और मेडिसिन क्योर करा सकता है। तो इस वेबसाइट के माध्यम से लोग संक्रमण से संबंधित अपने शारीरिक लक्षणों को वेबसाइट पर अपलोड कर सकेंगे, जिसके बाद उस लक्षणों के विश्लेषण के आधार पर उन्हें प्रशिक्षण या परीक्षण केंद्रों पर जांच कराने के लिए निर्देश दिया जाएगा इस वेबसाइट के माध्यम से। वैरेली गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट की सहायक कंपनी है, जो कि लाइफ साइंस एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। वैरेली कंपनी को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य डेटा को उपयोग में लाए और इसका ताकि लोग स्वास्थ्य जीवन का आनंद ले सके। इसलिए वैरेली द्वारा व्यवस्थित एवं सक्रिय स्वास्थ्य डेटा को एकत्र करने के लिए टूल एवं डिवाइस का विकास किया गया, जो कि बीमारी को रोकने एवं प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाता है। फिर वैरेली द्वारा वर्ष 2017 में प्रोजेक्ट वेस्टलाइन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान तथा रोगी की देखभाल के बीच में की जो खाई होती है उसको यहाँ पर पाटना इसका उद्देश्य था। तो ये वैरेली के बारे में हमने बात किया है। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, जो कि है यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती। तो देखिए 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांग्लादेश में बंगबंधु के नाम से मतलब प्रसिद्ध शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती समारोह में भाग लिया प्रधानमंत्री जी ने। हालांकि उनको इनवाइट किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो यहाँ पर महामारी फैली हुई है पूरे विश्व भर में, इस वजह से उन्होंने वहाँ पर जाना उचित नहीं समझा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस समारोह को कह सकते हैं कि अटेंड किया है। तो क्या क्या हम महत्वपूर्ण बातें हैं शेख मुजीबुर रहमान जी के बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता एवं प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। वो उन्हें बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहा जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, वैसे ही वहाँ पर उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। वह बांग्लादेश के लोगों के बीच बंगबंधु के नाम से बहुत ही लोकप्रिय हैं। वह अवामी लीग मतलब जो वर्तमान की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना है, तो यहाँ पर उसी लीग के नेता थे जिन्होंने स्थापना की थी। इसकी स्थापना उन्होंने 1949 में पूर्वी पाकिस्तान की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के रूप में किया था। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को राजनीतिक स्वायत्तता दिलाने के बाद में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन तथा वर्ष 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर 1947 में जब भारत और पाकिस्तान ने आज़ादी प्राप्त की तो बंगाल में का मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था उस समय। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान अपनी विषम परिस्थितियों के कारण न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि समकालीन पाकिस्तान से भी अलग था। कैसे कि देखिए वो बस धर्म के नाम पर जो पार्टीशन हुआ था उसके विपरीत अगर हम जाएं तो बांग्लादेश मतलब जो आज का बांग्लादेश है उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ पर बंगाली भाषा बोला जाता था। लेकिन जब आप पश्चिमी पाकिस्तान में जाते मतलब आज का पाकिस्तान में, तो वहाँ पर उर्दू बोला जाता था। तो ये उसकी भौगोलिक स्थिति के साथ साथ लिंग्विस्टिक भी यहाँ पर कह सकते हैं कि भिन्नता प्रकट करता था। इसके बाद यहाँ पर जातीय और भाषा के आधार पर भी पाकिस्तान से काफ़ी अलग था, जो कि मैंने आपको बताया। तो इस विषय के कारण जल्द ही पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष शुरू हो जाता है। तो 21 मार्च 1948 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की कि पूर्वी बंगाल के लोगों को राजभाषा के रूप में उर्दू भाषा को अपनाना होगा, वहाँ के लोगों में इसका विरोध स्टार्ट हो गया। तब शेख मुजीबुर रहमान ने मुस्लिम लीग के इस
पूर्व नियोजित फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। और फिर 1958 से 1962 के बीच, फिर तथा 1969 से 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ के अधीन रहा, मतलब वहाँ पर सेना के अधीन कर दिया गया। फिर 70-71 में संसदीय चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के अलगाववादी दल अवामी लीग ने उस क्षेत्र को आवंटित सभी सीटें जीत ली, मतलब वहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान की जो सरकार थी, उनकी राजनीतिक पार्टी थी, उनने सारी सीटें जीत ली। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, वहाँ पे सरकार नहीं बनाने दी जाती है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य वार्ता की विफलता के पश्चात 27 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि वह बांग्लादेश अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। फिर तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान ने, मतलब आज का जो पाकिस्तान है, अलगाव को रोकने के लिए पूरे प्रयास किए और उसके विरुद्ध जंग शुरू कर दिया, मतलब एक युद्ध की स्थिति क्रिएट हो गई वहाँ पर। साथ ही भारत ने बांग्लादेशियों का समर्थन करने के लिए वहाँ पर एक शांति सेना भेजी थी। ये आपको याद रखना, मतलब भारत ने बाकायदा सहयोग किया है। फिर 11 जनवरी 1972 को लंबे संघर्ष के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतांत्रिक देश बना, जिसको भारत ने पहला रिकॉग्नाइजेशन किया था, मतलब भारत ने पहली मान्यता दी थी। फिर हाल ही में बांग्लादेश ने उच्च न्यायालय ने फैसला लिया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा जय बांग्ला, ये आपको याद रखना होगा। ये पूछा जा सकता है कि जो उसका नारा है वो जय बांग्ला होगा, उसका मतलब स्लोगन, स्टेट का स्लोगन। यह नारा 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के दौरान प्रमुख नारा था। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के उद्घोष के रूप में जय बांग्ला का नारा दिया था। तो उसी नारा को यहाँ पर 100 वर्षों के बाद जब उनका 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो इस मतलब स्लोगन को यहाँ पर स्टेट का स्लोगन के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये था शेख मुजीबुर रहमान के बारे में, जो कि हमारे एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि यहाँ पर उन्नयन भारत अभियान 2.0। तो ये स्कीम क्या है? तो देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने लोकसभा में उन्नत भारत अभियान की जो भी यहाँ पर अभी तक प्रोजेक्ट रहे हैं, जो भी उसके अंतर्गत कार्य हुए हैं, उसके बारे में बताया है और सूचना दी है कि क्या क्या उसमें प्रगति हुई है। तो देखिए, ये जो है, ये पूरा का पूरा इस मतलब जो MHRD के अंतर्गत कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये जो है स्कीम भारत उन्नयन 1.0 था, उसका ये एक बढ़ा हुआ रूप है, स्वरूप है, मतलब इसका दूसरा चरण है कह सकते हैं हम। तो इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना का जो सभी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसमें जो भी यहाँ पर संस्थाएं हैं, उनको उन्नत भारत अभियान 2.0 के तहत प्रतिभागी संस्थाओं को कुछ मापदंडों की पूर्ति के आधार पर चुना जाता है। तो उन्नत भारत अभियान है क्या, क्या करता है? तो देखिए, उन्नत भारत अभियान की अवधारणा भारतीय औद्योगिकी संस्थान, मतलब IIT दिल्ली के समर्पित संकाय सदस्यों की समूह है, वहाँ पर उनकी एक पहल है, उसका अस्तित्व लाया गया था। फिर ये लंबे समय से ग्रामीण विकास और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए कार्य कर रहा है ये। फिर सितंबर 2014 में IIT दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान प्रसिद्ध या विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थाओं जैसे कि रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, जिसे रूटेक कहा जाता है, के समन्वय के माध्यम से, फिर स्वैच्छिक संगठन है और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद एक अवधारणा और लाई गई और उसको यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि एक मैच्योरिटी के साथ परिपक्व किया गया। फिर इस कार्यशाला को काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, मतलब कैप्ट्री, या यहाँ पर कह सकते हैं कि कैपार्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है, मतलब स्टार्ट किया गया था। इस अभियान को औपचारिक शुरुआत 11 नवंबर 2014 को भारत सरकार की जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसके द्वारा किया गया। इस अभियान का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच विकास एजेंडे से संबंधित आपसी तालमेल तथा संस्थागत क्षमताओं का विकास करना और राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं के विशेष रूप में ग्रामीण आवश्यकताओं की अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका व्यवस्था करना, इसका लक्ष्य होता है। तो ये था पूरा
उन्नयन भारत अभियान 2.0। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा बोको हराम है। तो देखिए बोको हराम उत्तरी नाइजीरिया में एक आतंकी समूह है, मतलब यह एक आतंकवादी समूह है। ये जो नाइजीरिया है ये आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो जिसमें हज़ारों लोगों की हत्या की है इसने, और इसकी इस वजह से लगभग 3 मिलियन मतलब लगभग 30 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा। तो देखिए ये नाइजीरिया है जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये बोको हराम का हिस्सा है। तो देखिए बोको हराम के आतंकवादी मुख्य रूप से नाइजीरिया के उत्तरी राज्यों जिसमें योन, कोनो, बाउची, बोर्नो और कड़ूगा में फैले हुए हैं। तो देखिए ये पूरे वो क्षेत्र हैं। तो इस क्षेत्र में जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, पिंक कलर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये फैले हुए हैं। बोको हराम का मतलब होता है पश्चिमी शिक्षा निषिद्ध, मतलब पश्चिम की जो शिक्षा है, जो इंग्लिश की जो शिक्षा है, उसको यहाँ पर उसको विरोध में कार्य करना, उसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना, ये इसका मतलब होता है। इसकी स्थापना वहाँ पर जो कट्टरवादी समूह है उसके द्वारा 2002 में की गई थी। यह समूह स्वयं को जमात अहलू या मतलब कह सकते हैं कि जमात अलहू सुन्ना लिद्दावदी वाल जिहाद के रूप में संदर्भित करता है। एक बार और नाम सुनिए, जमात अहलू सुन्ना लिद्दावती वाल जिहाद, ये इसका नाम है। इस रूप से संदर्भित करता है अपने आप को, जिसका अर्थ होता है कि पैगंबर के उपदेशों एवं जिहाद के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध लोग, ये इसका मतलब होता है। इस समूह का प्रारंभिक उद्देश्य नाइजीरिया में भ्रष्टाचार एवं अन्याय को दूर करना था। इसे पश्चिमी प्रभावों और शरिया या इस्लामी कानून लागू करने के लिए दोषी ठहराया जाता है। मतलब ये कहना है कि जो पश्चिमी शिक्षा है उसको यहाँ पर बाइकआउट करना, उसको यहाँ पर विरोध करना, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट न करना, और जो शरिया लॉ है, जो मुस्लिमों की जो लॉ है, कानून है, उसको यहाँ पर लागू करना, इस्लामी कानून लागू करना, ये इनका मान्यता होता है। फिर वर्ष 2015 में इस समूह ने इराक में इस्लामिक स्टेट एवं लेवेंट, मतलब इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट, जिसे आइसिल कहा जाता है, के प्रति निष्ठा जताई। मतलब उनको यहाँ पे उन्होंने उसके साथ अपना सहयोग माना और नाम बदल करके क्या रख दिया उन्होंने, इस्लामिक स्टेट पश्चिमी अफ्रीकी प्रांत, मतलब इस्लामिक स्टेट्स और स्टेट्स वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस ISWAP इसका नाम रख लिया। इसे पश्चिमी अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इनका कह सकते हैं कि एक लक्ष्य था, एक मोटो था, जिसको इन्होंने यहाँ पे इन्हें एक्सेप्ट किया। तो ये जो है इसके बारे में मैंने बताया कि आपको बोको हराम क्या है। सो दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने 5 टॉपिक डिस्कस किए थे। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बरेली योजना, शेख मुजीबुर रहमान शवी जयंती, फिर इसके बाद उन्नयन भारत अभियान और फिर बोको हराम। इससे संबंधित मैं आप लोगों से 5 सवाल पूछूंगा, जिसके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया? बरेली योजना 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? शेख मुजीबुर रहमान ने कौन सा स्लोगन दिया था? फिर इसके बाद उन्नयन भारत अभियान कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही है, और बोको हराम किस राज्य में, मतलब किस देश में प्रचलित है, ये आप लोगों को बताना है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल जो पेज है उसको लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अन्य वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो PDF है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे PDF के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगे वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों ये जो UPSC 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेगा, तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।